टेम्परेचर से जब हम लोग बात कर रहे थे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हम लोग को जाना है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोग को कि अगर हम लोग दो अलग अलग रॉड को एट डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग रॉड है, दिस वन इज द फर्स्ट रॉड एंड this one is the first rod. The first rod is having a temperature of and this one is the second rod where temperature of 20 degrees Celsius, and the first rod, the blue one, is having a temperature of 20 degrees Celsius. blue one का temperature हम लोग लेते हैं, मान के चलते 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और द ब्राउन वन का जो टेम्परेचर है वो हम लोग क्या किए हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं, ठीक है। वो या फिर मान लो 180 डिग्री सेल्सियस, मान लो 180 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको हीट किए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे वो कह रहा है सीक्वेंस, यहाँ पे कि हम लोग को क्या मिल रहा है, फ्लो का सीक्वेंस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होने का। यहाँ पे सीक्वेंस क्या मिल रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होने का सीक्वेंस यहाँ पे आसानी से मिल पा रहा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से द फ्लो बिगिंस फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एंड एंड्स टू द लो टेम्परेचर। एंड यहाँ पे हम लोग थर्मोडाइनमिक इफेक्ट देख रहे हैं। हाई टेम्परेचर तुम्हारा क्या है, ये मानो T1 है एंड दिस वन इज द T2। सपोज दिस वन T1 इज एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हम लोग मूवमेंट क्या होगा, T1 टू T2 की तरफ होगा, मूवमेंट होगा T1 टू T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट द लॉ जा रहा है, थर्मोडाइनमिक लॉ, अगेंस्ट द लॉ हम लोग को जाना पड़ेगा, वी हैव टू मूव अगेंस्ट द थर्मोडाइनमिक लॉ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये अगर हम सोचो कि ये साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग को वर्क करवाना है, ये कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करवाना है, तो 180 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में जाना है, फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस वापस आना है। तो 180 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस में आने में समय लगेगा। तो ये जस्ट एग्जांपल ले लो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जब हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो रेफ्रिजरेटर, सपोज करो कि ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है। अब क्या होता है कि बाहरी टेम्परेचर कितना रहता है, बाहरी टेम्परेचर तुम्हारा गर्मी के दिन मान लो, गर्मी के दिन नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस इन समर सीजन 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और 40 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि सामान को कूल वगैरह करके रखता है। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो जब रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे मन में आता है, हमारे मन में सवाल उठता है कि रेफ्रिजरेशन में क्या मतलब, ये आइडर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम करेगा, ठीक है। अब 20 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे काम करेगा तो 40 डिग्री, यहाँ पे देखो कि 40 डिग्री सेल्सियस से ये तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले आया, इवन मोर देन दैट ये 5 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा देता है। और हेवी रेफ्रिजरेटर जो होता है वो जो हैवी रेफ्रिजरेटर होते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी काम करते हैं, वो -15 डिग्री सेल्सियस तक भी काम करने लगते हैं। अब ये देखो कि हाई टेम्परेचर क्या हुआ, 40 यूनिट में जाओ, नॉट ये में जाओ, प्लस माइनस सीक्वेंस में मत जाओ, 40 यूनिट में जाओ। तो 40 इज ग्रेटर देन 15, ओके, 40 इज ग्रेटर देन 15, तो फ्लो इजीली कहाँ से होगा, 40 टू 15 हो सकता है। But if we work on a cyclic process to convert the heat from the low temperature to the high temperature, low temperature to the high temperature, then it is impossible to transfer heat in a cyclic process.
ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग बिना कोई सोर्स का, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स हम लोग इसका ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में काम करें तो ये क्लॉसेस स्टेटमेंट हुआ, क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड काइंड विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, आप लोगों को यही टॉपिक चल रहा था ना, आप लोगों का टॉपिक यही चल रहा था ना? ओके ठीक है, ठीक है। तो चलो, क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ से हम लोग को पता चला, क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ से हम लोग को क्या पता चला कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट इन अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट वर्किंग इन एक्सटर्नल सोर्स। हम लोग बिना एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हम लोग ये वर्क कर ही नहीं सकते, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में पहुंचाना। अब एक और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, तो वो सवाल का सीधा सीधी आप आंसर देना कि मान लो कि ये फेस 1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फेस 1 इस तरफ है। ठीक है, पॉइंट कर देता हूँ, ये मार्क कर देता हूँ, ये 1 ये 2। ठीक है, यहाँ पे हम -70 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग -70 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, और इस तरफ +15 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव है। तो कौन सा हायर टेम्परेचर है इस कंडीशन के लिए, कौन सा हायर टेम्परेचर आप लोग बता पाओगे? नो, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं है, हायर टेम्परेचर नहीं है। अगर हम लोग निगेटिव का हम आपको पहले बताए थे, प्लस माइनस छोड़ देना रहता है, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट में आप लोग प्लस माइनस छोड़ दो। ठीक है, -70 डिग्री सेल्सियस, क्यों? 70 इज ग्रेटर देन 15, 17 इज ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे आपको हायर टेम्परेचर यहाँ पे महसूस होगा। ये फ्लो आपका इस तरफ हीट फ्लो, जो टेम्परेचर का जो लो टेम्परेचर का जो हीट फ्लो का हो, हीट फ्लो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ये नहीं कि इस तरफ से इस तरफ होगा, क्योंकि ये जो है इस तरफ का रेंज ज्यादा है और ये चाहेगा इसको ठंडा करने का, और since this one is at higher temperature, this one wants to cool this one wants to heat the -70 डिग्री सेल्सियस, बट ये ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे -70 ज्यादा है, 70 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 15। सो ये एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा। यस, 70 डिग्री सेल्सियस फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2। तो अब आता है कि क्लॉसेस स्टेटमेंट का देखा देखी कैल्विन प्लैंक जो है वो एक स्टेटमेंट दिए। अब वो क्या स्टेटमेंट दिए, तो कैल्विन प्लैंक का क्या स्टेटमेंट था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो करवा ही नहीं सकते हैं, हम लोग करवा ही नहीं सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन कैल्विन प्लैंक यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिए थे, कैल्विन प्लैंक एक स्टेटमेंट दिए थे कि हम लोग तो करवा ही नहीं सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस पे आ गए, ये बात कर दी है, अब डिवाइस के ऊपर बात की। यहाँ पे आप लोग समझना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। कैल्विन प्लैंक में क्लॉसेस में क्या था कि एक सिंपल वो लॉजिक दिए
कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हम लोग को जाना है, तो हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में रीच कर सकते हैं। बट केल्विन प्लैंक यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं सेकेंड लॉ के लिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, स्पेशली बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का एक स्टेटमेंट ये आया कि वो इंजन के ऊपर बात करना चाह रहे थे। ठीक है, हीट इंजन हो गया या रेफ्रिजरेशन इंजन हो गया, तो इंजन के ऊपर बात करना चाह रहे थे। इंजन क्या हो गया यहाँ पे, उनका कहना था इंजन क्या है, इंजन इज अ डिवाइस। यहाँ पे उनका क्या कहना है, इंजन को ये डिवाइस मानना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंजन को डिवाइस मानना चाह रहे हैं। अब ये डिवाइस मानना चाह रहे हैं तो बोलना कि यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि ये डिवाइस को बिना ये डिवाइस के क्रिएट किए हुए, ठीक है, बिना एक डिवाइस को क्रिएट किए हुए, ऐसा कोई डिवाइस कि बिना डिवाइस को ऐसा क्रिएट किए हुए, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वर एंड कन्वर्ट इट इनटू वर्क। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि हम एक डिवाइस क्रिएट किए, जैसे रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर रहता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं रेफ्रिजरेटर का। वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो अब रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, ये हीट इंजन जो साइकिल का हो या जो भी है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, ये वर्क कर रहा है कि एक जगह से हीट ले रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रखो, हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, डिलीवर किया जा रहा है लो टेम्परेचर पे। तो इस बीच में कुछ वर्क डन होता है, ध्यान देना इस बात को, इस बीच में कुछ वर्क डन होता है। तो उनका क्या कहना था, और ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये जो हम लोग गोल कर देते हैं यहाँ पे, ये साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चला जाता है। ये आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, और वर्क डन आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ दोनों आप लोग को यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम इस तरफ हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और राइट लेफ्ट साइड में आप लोग को दिख रहा है, दिखेगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द, यहाँ बाय द कर देते हैं, बाय द सिस्टम। तो ये बीच में क्या हुआ, ये रेफ्रिजरेशन क्या हुआ, यहाँ पे ये सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं कि हीट फ्लो, तो हीट फ्लो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, फिर या और फिर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ये साइक्लिक प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर और फिर हाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल इंजन है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो ये इट इज इम्पॉसिबल, ये कहा गया, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक दिए कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ये डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होगा, मतलब बनाना ही मुश्किल होगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ कोई और काम नहीं करे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ और कोई काम नहीं करे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करे, ये वर्क ना करे, मतलब ये हाई टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट करे हीट, लेकिन लो टेम्परेचर में काम, मतलब लो टेम्परेचर को वो हीट ना प्रोवाइड करते हुए वो वर्क डन कंप्लीट करते, मतलब वो वर्क डे। ठीक है, इसके थ्रू वर्क डे, मतलब हाई टेम्परेचर एक सोर्स से वो हीट दे, या एक सोर्स से वो हीट एक्सट्रैक्ट करे, एक सोर्स से, एक तरफ का सोर्स से वो क्या करना चाह रहे हैं, वो हीट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और साथ साथ क्या देना चाह रहे हैं, वर्क डन देना चाह रहे हैं। ठीक है,
और ये क्या करना चाह रहे हैं, वर्क डन देना चाह रहे हैं। तो मतलब इस पार्ट को हटा दो। जब साइक्लिक प्रोसेस का बात ही खत्म हो गया, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का बात ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बात हुआ है कि ये जब तुम्हारा हीट ट्रांसफर ले रहा है और वर्क डन दे रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वर्क डन दे रहा है, और ये कहना चाह रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करे। लेकिन अगर हम सब कुछ हटा देंगे तो साइक्लिक प्रोसेस में होगा ही नहीं ना, ये वर्क तो होगा ही नहीं। तो ये कहा गया, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, ये साइकिल में ऑपरेट करना ही मुश्किल है इफ ये सिर्फ अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या करे, हीट एक्सट्रैक्ट करे और वर्क डन दे। तो ये हो जा रहा है आपका कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ जो बताना चाह रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंगली वो बताएं कि हम लोग को ऐसा डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करे, मतलब यहाँ पे भी हो, ये वर्क हो और ये सारे प्रोसेस हो, ये साइक्लिक प्रोसेस में ये प्रोसेस में काम करे। अगर हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये दो पार्ट को हटा देना चाहते हैं और बोले कि हीट एक्सट्रैक्ट करे और वर्क डन दे, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अपना एक बताए, ये डिवाइस के ऊपर बताए। अब कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस में एग्जांपल लेते हुए बताएं कि जब हम लोग वर्क डन इन अ साइकिल करते हैं, वर्क डन इन अ साइकिल देखते हैं, तो वर्क डन इन अ साइकिल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये होना चाहिए, वर्क डन इन अ साइकिल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिजर्वायर का बात है। सिंगल रिजर्वायर मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही हम बात कर रहे हैं, एक ही इंजन का बात कर रहे हैं, अदर इंजन हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हुए हैं। तो फॉर सिंगल रिजर्वायर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, वर्क डन ऑपरेटिंग इन कंप्लीट साइकिल इज लेस देन इक्वल टू 0, ये हो ही नहीं सकता, सॉरी, ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन निकला था। फॉर अ सिंगल रिजर्वायर का एक इक्वेशन निकला था कि अगर हम लोग वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल देखते हैं, तो क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में वर्क डन जो होता है वो लेस देन भी 0 हो सकता है या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मतलब जितना वर्क सिस्टम के थ्रू मिल रहा है उतना वर्क सिस्टम के द्वारा भी मिल सकता है। मतलब दिस वन, मान लो कि यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है और दोनों इक्वल है, तो ये माइनस प्लस तुम्हारा 0 भी हो सकता है। अगर प्लस जो है, प्लस इज अगर मान लो कि ये तुम्हारा W2 है, ठीक है, और ये W1 है, तो ये वर्क क्या हुआ, W2 माइनस W1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 अगर हम करते हैं, मान लो कि W2 ज्यादा निकल गया और W1 कम निकल गया, तो क्या होगा, ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का लॉ को बर्बाद कर देगा। मतलब कैल्विन प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंगली ये नहीं चल रहा है, और इवन ये थर्मोडायनेमिक लॉ के अकॉर्डिंगली भी नहीं चलेगा। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, W2 इज ऑलवेज लेस देन W1, वर्क 1 इज ऑलवेज लेस देन वर्क 1 इन थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोसेस, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोसेस W2 इज ऑलवेज लेस देन W1। तो ये चीज यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन वर्क तो हम लोग को कुछ ना कुछ निकलना ही चाहिए ना, तो वो भी वर्क यहाँ पे निकलता है।
चलो, तो समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को दो तीन आप लोग को हीट इंजन के बारे में पढ़ना होगा, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में पढ़ना होगा, हीट पंप्स, देन आपको कार्नोट साइकिल। ठीक है, फिर आप लोग को कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ना होगा और कार्नोट एफिशिएंसी। तो हीट इंजन को लेके बात करते हैं, हीट इंजन है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हीट इंजन के बारे में। और हीट इंजन को जान जाओगे तो फिर आप लोग रेफ्रिजरेटर्स को जान जाओगे, फिर हीट पंप्स को भी जान जाओगे। तो ये जितना है ये डिवाइस है। बात करें तो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप्स, ये तीनों है क्या। ये तीनों एक डिवाइस है, इतना सिंपल जान लो, ये तीनों डिवाइस है। डिवाइस मतलब या तो ये लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर और साइक्लिक प्रोसेस में काम करे, फिर अगेन लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, देन अगेन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करे। और या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाए और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगा। तो जब बात करते हैं हीट इंजन का, जब बात करता हूँ हम लोग यहाँ पे हीट इंजन का, तो हीट इंजन के बारे में आता है कि हीट इंजन है क्या, रेफ्रिजरेटर्स है क्या, हीट पंप्स है क्या। ये तीनों का तीनों डिवाइस है, सिंपल है, ये तीनों का तीनों डिवाइस है। और ये क्या काम करता है, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल के ऊपर वर्क करता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में काम करता है। और तीनों का तीनों थर्मोडायनेमिक साइकिल में काम करता है, बस इतना है। अब बारी बारी से जाते हैं, हीट इंजन से स्टार्ट करते हैं। हीट इंजन क्या कहता है, हीट इंजन क्या कहता है। जब बात करते हैं हीट इंजन का, तो हीट इंजन कहता है कि a heat engine may be defined as a device that operates in a thermodynamic cycle. Heat engine is defined as a device. A heat engine is defined as a device that operates in a thermodynamic cycle, and does a certain amount of net positive work through the transfer of heat from a high temperature body to a low temperature body. अब बात आया कि हम लोग तो आप लोग को बताया थी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में क्या है, ये जाने के लिए हम लोग को क्लॉसियस स्टेटमेंट का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, सेकेंड लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इवन जब थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ के बारे में जब डिस्कशन होता है, तो टेम्परेचर का फ्लो किस तरफ से होना चाहिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होना चाहिए, जो मतलब उसमें एक्सटर्नल सोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हीट इंजन को क्या किया गया, सिंपल एक तरीका से हीट इंजन बनाया गया। हीट इंजन एक सिंपल डिवाइस बनाया गया, जिसमें क्या किया गया कि ये कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क किया गया। ये गोल जो आप लोग दिख रहा है यहाँ पे, ये साइक्लिक प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। और इसमें बोला गया कि हीट इंजन जो है वर्क कर रहा है, इसको नाम दिया गया, इट इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल, एंड डज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नेट पॉजिटिव वर्क। जो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ नेट पॉजिटिव वर्क देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ नेट पॉजिटिव वर्क भी हम लोग को मिल रहा है, और साथ साथ ठीक है, और साथ साथ हम लोग को वर्क डन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बात किया गया पहला, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है कि हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हीट इंजन, एच ई, हीट इंजन, ये हो गया एच ई। ये क्या कर रहा है, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क कर रहा है, एंड डज सर्टेन अमाउंट ऑफ नेट पॉजिटिव वर्क। तो वर्क डन मेरा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्क यहाँ पे हमको दे रहा है, कुछ पॉजिटिव वर्क हम लोग को, वर्क डन हम लोग को समझ लो कि कुछ पॉजिटिव वर्क दे रहा है, वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। और ये वर्क डन कैसे दे रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है हाई टेम्परेचर, ये ऑपरेट कर रहा है कहाँ से, हाई टेम्परेचर से। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाई टेम्परेचर T1 लेते हैं, हाई टेम्परेचर T1 एंड लो टेम्परेचर T2। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2, तो इसको कहा गया ये हीट इंजन है। ठीक है, इसको सिंपल कहा गया हीट इंजन। और जब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल आता है स्टीम पावर प्लांट। एग्जांपल आ गया स्टीम पावर प्लांट। इसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जनरली हम लोग स्टीम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, हम लोग इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? वेयर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन स्टीम पावर प्लांट। सिंपल एग्जांपल है, हीट इंजन का हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टीम पावर प्लांट। क्या किया जाता है स्टीम पावर प्लांट में? आप लोग को पढ़ना, आप लोग को बॉयलर के बारे में पढ़ाया होगा प्रैक्टिकल्स में। तो आप लोग को क्या बताया गया था कि वाटर सर्कुलेट किया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है। ठीक है, हीट करने के बाद उससे जो है स्टीम और स्टीम से वेपर सेपरेट करके स्टीम का प्योर स्टीम को पास किया जाता है। प्योर स्टीम को पास किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, टरबाइन ब्लेड के लिए वहां पे। ठीक है, तो जब ये क्या हुआ कि वाटर सर्कुलेट किया, उसको हीट किए तो आप लोग देखोगे तो हीट किए तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर में लाया गया और फिर ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में काम किया गया। और उससे हम लोग क्या किया गया, टरबाइंस को रन किया गया, टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे हुआ? वर्क डन। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो जनरेट हुआ वो क्या हुआ? वर्क डन। ठीक है, अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है? इसको बोला गया कि ये भी एक डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर जिस तरह हीट इंजन एक डिवाइस है, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर इज आल्सो डिवाइस। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? इट ऑपरेट्स इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। इट ऑपरेट्स इन अ थर्मोडायनेमिक, क्या कर रहा है? थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क कर रहा है। व्हाट रेफ्रिजरेटर इज डूइंग? इट इज ऑपरेटिंग इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क कर रहा था, ये भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क कर रहा था। अब बात आया कि दोनों कैसे डिफरेंस है, दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस है। तो a refrigerator may be defined, a refrigerator is a device that operates in a thermodynamic cycle and transfers a certain amount of heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature by consuming certain amount of external work। मतलब आप लोगों को बताया था, मैं इससे जस्ट पहले बताया था कि क्लॉसिस स्टेटमेंट का जो सेकेंड लॉ जो था, क्लॉसिस स्टेटमेंट का जो सेकेंड लॉ था, उसमें क्या बोला गया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू it is impossible to transfer it from low temperature to high temperature uh, without work from external source। high temperature to low temperature without work from external source, मतलब हम लोग without work from external source, कोई external source का application दिए बगैर, कोई एक्सटर्नल सोर्स का एप्लीकेशन दिए बगैर हम लोग हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आ जाते हैं, आ, 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 आ सकते हैं। ये थ्योरी को गलत साबित किया गया। बोला कि हम लोग को चाहिए ही चाहिए एक्सटर्नल सोर्स का एप्लीकेशन, चाहिए अगर हम लोग लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाते हैं। ठीक है, हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स चाहिए अगर हम लोग लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज पर द लॉज ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट, एज पर द लॉज ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट, और हम लोग क्या किया गया कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का मध्य बाय फॉलोइंग द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लॉ एंड बाय फॉलोइंग द क्लॉसेस स्टेटमेंट लॉ रेफ्रिजरेटर वाज क्रिएटेड। ठीक है, तब जाकर के रेफ्रिजरेटर बनाया गया, रेफ्रिजरेटर को बनाया गया। अब रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? आप लोग के घर में, हमारे घर में, सबके घर में एक रेफ्रिजरेटर सबके घर में है। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या वर्क करता है? आप लोग देखे ही होंगे कि गर्मी में जो समय ये रहता है, गर्मी में जितने भी फ्रूट्स वगैरह या इवन वेजिटेबल्स हम लोग रखते हैं, तो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को
इवन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी हम लोग फ्रिज में रखें। तो आउटसाइड टेम्परेचर कितना रहता है? आउटसाइड टेम्परेचर नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, इवन मोर देन डेट इन सम प्लेसेस लाइक चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका गर्मी के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री, नियर अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इवन दिल्ली हो गया, और तो महाराष्ट्र हो गया, और तो ये सब जगह पे रीजन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सूरत में पता नहीं गर्मी में कितना रहता है, अहमदाबाद, अच्छा, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग टेम्परेचर देखते होगे कि मतलब आउटसाइड टेम्परेचर लो और इनसाइड टेम्परेचर पे वर्क हो रहा है। मे बी 40 डिग्री सेल्सियस तो कॉमन हो गया सब जगह के लिए, 40 डिग्री सेल्सियस कॉमन हो गया है। और मैं तो एक बार गया था, नागपुर गया था, नागपुर में तो बहुत ज़्यादा हीट था, 48 नियर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस, मणिकगढ़ के पास था, नियर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस था, वो भी दोपहर 2 बजे के आसपास। मजाक नहीं है, सही सच बात है, वहाँ पे मणिकगढ़ का है। इवन दिल्ली में, कि दिल्ली का भी हाल यही है, 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है वहाँ पे। तो सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और क्या। चलो डिस्कशन करते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल के प्रोसेस। रेफ्रिजरेटर्स में जब हम लोग वर्क करते हैं, तो जब हम लोग रेफ्रिजरेटर पे काम करते हैं तो क्या होता है कि it is a device that it operates in a thermodynamic cycle and transfers a certain amount of heat from a body at a low temperature to a body at a higher temperature by consuming some amount of external work। यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस में बताया गया कि ये जो है वर्क जो है, ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क होगा, ये जो वर्क होगा ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क होगा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर में साइक्लिक प्रोसेस का वर्क क्या है कि इट इज ऑपरेटिंग इन अ डिवाइस, इट इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, मतलब एंड ट्रांसफर से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, और by consuming some amount of external work। तो by consuming some amount of external work, यहाँ पे डिफरेंस देखना आप लोग, यहाँ पे डिफरेंस देखना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहा है, दो डिफरेंस है। ये आपका हो गया लो टेम्परेचर, ट्रांसफर्स हीट, ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर इसका कहते हैं। दिस वन इज द लो टेम्परेचर, दिस वन इज एट हाई टेम्परेचर। बाय कंज्यूमिंग सम वर्क, बाय कंज्यूमिंग, वर्क क्या हो रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। अब बात आते हैं कि हीट इंजन में हम लोग क्या देखने को मिला था, वर्क को दिया जा रहा था, वर्क को लिया जा रहा था, यहाँ से हीट इंजन से हम लोग वर्क ले रहे थे। और वर्क कहाँ का काम कैसे हो रहा था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे काम हो रहा था। रेफ्रिजरेटर का जब हम लोग बनाते हैं तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बनता है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क जो है उसको दिया जाता है, इसमें काम करने पे मजबूर किया जाता है, तब जाकर के ये वर्क हो पाता है, ठीक है। जस्ट उल्टा है, इस प्रोसेस में जस्ट उल्टा है। एक प्रोसेस में आप लोग देखोगे, एक्सटर्नल सोर्स नहीं, इट इज रेफ्रिजरेटर इज अ सिस्टम वर्किंग अंडर सिस्टम, डिवाइस हो गया, ये सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सिस्टम हो गया, रेफ्रिजरेटर में तुम आप लोग कंप्रेसर देखोगे, फिर और ये भी देखोगे, ये डिवाइस हो गया। एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स मेरा वर्क जो खींचा जा रहा है, जो वर्क कर रहे हैं, ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स हुआ, ये जो है ये एक्सटर्नल सोर्स हुआ। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करवा रहे हैं,
ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नल सोर्स को वर्क मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इट इज अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर वर्क करना है। यहाँ से सिस्टम क्या दे कर रहा है, वर्क एक्सटर्नल सोर्स को दे रहा है, वर्क जो है एक्सटर्नल सोर्स को दे रहा है। जब हम लोग स्टीम पावर प्लांट का बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स मेरा क्या होता है कि जब हम लोग टरबाइंस का बात करते हैं, जैसे ही स्टीम टरबाइंस में एंट्री मारता है, जैसे ही टरबाइन स्टीम जो है टरबाइंस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो टरबाइंस जो है, टरबाइंस का ब्लेड स्टार्ट होता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है, और वैसे ही जैसे घूमता है तो वहां से हम लोग को क्या होता है, वर्क मिलता है। देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ इस प्रोसेस में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, वर्क को देना पड़ रहा है, एक्सटर्नल अलग से हमको वर्क देना पड़ रहा है। ऐसा ही ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में नहीं चल रहा है, यही सब रीजन है। हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जब हम लोग वर्क देते हैं किसी चीज में, जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वर्क देते हैं तो क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर को हम लोग कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग देते हैं कि हम लोग का ये वर्क यहाँ पे हो रहा है। यस, वहां पे जब हम लोग को काम निकालना पड़ता है, जब हम लोग को काम निकालना पड़ता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स को जोड़ना पड़ता है। जब हम लोग को काम लेना पड़ता है तो एक्सटर्नल सोर्स को जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हो गया मशीन्स, ये हो गया मशीन्स। और तीसरा पॉइंट हुआ हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप। अब बात आता है हीट पंप क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हीट पंप है क्या। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हीट पंप। ठीक है, हीट पंप है क्या। हीट पंप, रेफ्रिजरेटर को देखा देखिए एक हीट पंप बनाया गया, लेकिन यहां पे क्या किया गया कि हीट पंप में वर्क को लेना, वर्क से काम किया गया और हीट को है रिजेक्ट करवाया गया। मतलब कि जब हम लोग बात करें कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, और इसमें कहें कि हम लोग हीट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एचपी। एचपी क्या है, हीट पंप। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस जगह पे हीट को रिजेक्ट करते हैं, हीट को रिजेक्ट करवाते हैं हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ हीट ये कर देते हैं, ये हो गया जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जा रहा है, ये रिजेक्शन ऑफ हीट हो जा रहा है, रिजेक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट हायर टेम्परेचर पे देते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देते हैं आप लोगों को, कहाँ पे ये एग्जांपल आ रहा है। जब आप लोग सपोज करो बहुत ठंडी का समय है, बहुत ठंडी का समय है, और शिमला में आप लोग चले गए या फिर आप लोग कश्मीर घूमने गए, ठीक है। तो बहुत ठंडी के समय में आप लोग वहां पहुंच गए, शिमला या कश्मीर आप लोग बहुत ठंडी के समय में पहुंच गए, और वहां पे क्या हो रहा है कि रूम में आप पहुंचे और रूम में देख रहे हो कि एकदम पूरा ठंडा लग रहा है, काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो वहां पे आप लोग ब्लोवर नजर आता होगा। ब्लोवर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट किया करता है, हाई टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करता है। तो हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करके उसको क्या मिलेगा, वो रूम को वार्म करता है, रूम को वार्म करने में काम आता है। तो ये हो गया रिजेक्शन ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे इसका एग्जांपल आ रहा है, रिजेक्शन क्या करता है, रिजेक्शन ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, रिजेक्शन ऑफ हीट को हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट करता है। तो इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हीट ट्रांसफर का, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्क डन का बारे में बताया था, वर्क डन हम लोग को अभी तक वर्क डन दे रहे हैं या फिर वर्क डन ले रहे हैं,
इस कंडीशन में आप लोग हीट रिजेक्शन देखोगे एट अ हाई टेम्परेचर, हीट रिजेक्शन एट अ हाई टेम्परेचर। और हम लोग को क्या मिलता है कि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि जब भी हम लोग ब्लोवर यूज करते हैं या फिर अपने ठंड ठंड के समय जब हम लोग जो रूम को हीटिंग डिवाइस के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, एज एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग यूज करते हैं कि उसको रूम को वार्म करने में, तो ये हीट पंप वहां पे एप्लीकेशन नजर आता है। ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखोगे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वर्क डन कर रहा है लेकिन मेरा काम क्या है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये दो के बीच में यहाँ पे काम होगा, हीट पंप में ये दो के बीच में काम होगा और ये हीट रिजेक्शन करवाता है हाई टेम्परेचर पे। बस ये चीज है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो। और ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का रहेगा कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम्स ऑफ फॉर हीट इंजन्स के बारे में रहेगा। और इसके अलावा इसके बाद हम लोग का न्यूमेरिकल सेक्शन में घुसेंगे। और हम लोग का दो टॉपिक याद रखना, हम लोग का दो टॉपिक छूटा हुआ है। और मैं बताया था आप लोगों को कि इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ओपन सिस्टम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम, ये दो टर्म को आप लोग को समझाऊंगा। इंथैल्पी क्या होता है, फिर एक इंट्रोपी सिस्टम आएगा, अभी नहीं आएगा इंट्रोपी। आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसे ही मैं घुस जाऊंगा वैसे ही आप लोग को इंट्रोपी के बारे में पढ़ना होगा। जनरली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इंट्रोपी से रिलेटेड है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ इंट्रोपी होता क्या है। रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग इंट्रोपी कहते हैं। तो रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ क्या है, यहाँ पे बात हुआ एक इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द इंट्रोपी हुआ। तो आप लोग को जस्ट उसको और डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंट्रोपी होता क्या है। सपोज करो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पानी को गर्म करने का, पानी को गर्म करने का एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पे ये प्लेट है, ये सस्पेन है और जिसमें मैंने क्या किया कि पानी को गर्म कर रहा हूँ। रेंडमनेस अरेंजमेंट्स एंड रेंडमनेस कहते हैं जनरली, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब वो जैसे ही हीट करें तो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए और फ्लो में चला जाए, तो बस वही है। ठीक है, ये हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। मतलब गर्मी के समय अगर हम लोग देखते हैं कि लू चलता है, आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के समय लू चलता है, फिर अचानक से क्या होता है कि लू जो है, जनरली हम लोग कहते हैं उसको लू, जो तबीयत खराब करने वाला, तो वो ये होता है। तो अचानक से कभी हवा जो है काफी डेंस रहता है या हवा जो है लो डेंस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोपी का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इफेक्ट देखेंगे और इसका एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग का ये छूटा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ये आप लोग का छूटा हुआ है। क्लोज सिस्टम में इंथैल्पी का बात आती है। इंथैल्पी आप लोग यहाँ से जानोगे इंथैल्पी होता क्या है। और इसी की तरह आप लोग का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग घुसेंगे और कंप्लीट करेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो अटेंडेंस।